क्लास 12 हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 व्यावसायिक वातावरण। इसमें ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है 2 और इस वीडियो में हम करेंगे सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव क्या पड़ा है। सरकारी नीति में जो परिवर्तन हुए हैं 1991 को लेकर वो हमने लास्ट वीडियो में किया है कवर, और आज हम देखेंगे कि जो हमने वहाँ पर चेंजेस किए थे उसका व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा, उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला पॉइंट जो हमें बताया हुआ है वो है बढ़ती हुई प्रतियोगिता, क्योंकि जब सरकार ने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया जिसमें उन्होंने इनिशिएट किया है बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए, अपने बिजनेस के स्तर को बढ़ाने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में प्रतियोगिता जो कंपटीशन था वो ज़्यादा हुआ, वो इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर आज हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय को चारों तरफ से प्रतियोगिता मिलती है। ये प्रतियोगिता सिर्फ देश के अंदर नहीं, ग्लोबल लेवल पे होती है। मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे अब आपको प्रतियोगिता मिलने लगी है। जैसे मोबाइल फ़ोन इंडिया में भी बनते हैं, लेकिन अब उसका जो मार्केट है वो ग्लोबल जा चुका है। चाइना के मोबाइल आते हैं, अमेरिका के मोबाइल आते हैं। अब आपके पास आप एज अ बायर अगर आप देखो मोबाइल खरीदने के लिए अगर मार्केट में जाते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहीं पर हमें बताया गया है कि बढ़ती हुई प्रतियोगिता का हमें सामना करना पड़ा जब हमने सरकारी नीतियों में परिवर्तन किए और बिजनेस को इनिशिएट किया आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि। जैसे हमने आर्थिक सुधार जब हम लेकर आए तो उससे ग्राहकों की नॉलेज इंक्रीज हुई। अब पहले ग्राहक बिना जांच पड़ताल के कुछ भी ले लिया करते थे, लेकिन आज के टाइम पे जो बायर है वो इंटेलिजेंट है। वो कंपेयर करना सीख चुके हैं अपने प्रोडक्ट को, कि अगर मोबाइल फ़ोन अगर आपको चाहिए या इवन अगर आपको कोई कुकिंग ऑयल भी चाहिए तो अब आप उसको कंपेयर करना सीख चुके हो। अब आप कंपेयर करते हो। आज के जो कस्टमर है वो कंपेयर करते हैं, पूरी नॉलेज रखते हैं, उसके बाद ही वो खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्राहकों की मांग क्षेत्र में अब वृद्धि हो चुकी है। वो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। अब ये नहीं चलेगा कि आपने कुछ भी बनाया और ग्राहक खरीद लेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है तेजी से बदलता तकनीकी वातावरण। अब क्योंकि जो आपका कंपटीशन है वो ग्लोबल लेवल पे हो चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है, तो ऐसे में तकनीकी जो है वो भी चेंज हो रही है। और इसके अंदर हमें बताया गया है कि व्यावसायिक वातावरण के अन्य घटकों की अपेक्षा तकनीकी वातावरण में अधिक तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। इसका कारण है प्रतियोगिता में वृद्धि। आज बाजार में वही कंपनी टिक सकती है जो बेहतर सुविधाएं प्रदान करने वाले उत्पाद लेकर आए। ऐसा नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करने से ही संभव है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है, ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है जिससे आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सको जो आपके कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके इन कंपैरिजन अदर प्रोडक्ट के। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन की आवश्यकता। आर्थिक सुधारों के लागू होने से पूर्व व्यवसाय अधिक स्थिर होते थे। एक बार निर्धारित की गई नीतियां लंबे समय तक चलती थीं, लेकिन आज स्वतंत्र आर्थिक वातावरण के कारण व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न घटकों में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। फलस्वरूप व्यवसाय अस्थिर हो गए हैं और नीतियों में जल्दी जल्दी परिवर्तन करने पड़ते हैं। अब क्योंकि उदारवादी स्वरूप रखा है गवर्नमेंट ने अपने बिजनेस को लेकर, हमारे देश के बिजनेस को लेकर, या इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो वहाँ पर भी अब FDI जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो भी हमने ज़्यादा किया हुआ है। बाहर की कंपनियाँ भी आपके पास आती है, आपकी कंट्री में आती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और वो नई नई टेक्निक्स लेकर आती है। तो जब वो अपने कामों में परिवर्तन करती है, अपनी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन करती है, अपने प्रोडक्ट में परिवर्तन करती है, तो अब आपकी भी आवश्यकता ये बन गई है कि आप अपने प्रोडक्ट में, अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस करो। तो जो सरकारी नीतियाँ जो चेंज हुई है उससे परिवर्तन की आवश्यकता अब सभी व्यवसाय को पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है विकसित मानव संसाधन की आवश्यकता। अब हमें ऐसे कर्मचारी चाहिए जो ऑलरेडी ट्रेंड हो, जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी हो। पहले
कम नॉलेज वाले पर्सन भी चल जाया करते थे, लेकिन अब क्योंकि कंपटीशन है, हर एक प्रोडक्ट के जो विक्रेता है, जो क्रिएटर है, वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी बिजनेस में जो मैन पावर जो काम करे वो ज़्यादा विकसित हो, ज़्यादा नॉलेजेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार प्रधान। इसका मतलब क्या है? मार्केट ओरिएंटेशन। स्वामियों के विपणन क्रियाओं के संबंध में दो दृष्टिकोण होते हैं, उत्पादन प्रधान एवं बाजार प्रधान। अगर हम मार्केटिंग की बात करें, जो ओनर अपने बिजनेस को लेकर अगर मार्केटिंग करता है, अपने प्रोडक्ट को लेकर मार्केटिंग करता है, तो ऐसे में वो दो पॉइंट या दो पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, एक उत्पादन प्रधान और दूसरा बाजार प्रधान। इसका मतलब ये है कि उत्पादन प्रधान की अगर हम बात करें तो उसमें ये माना जाता है कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा करो, अल्टीमेटली प्रोडक्ट बिक जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बाजार प्रधान की, तो यहाँ पर बिजनेस का ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि आप वो प्रोड्यूस करो जो बाजार की डिमांड है। दोनों ही दृष्टिकोण अपने अपने तरीके से सही भी हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह से गलत भी हैं। लास्ट पॉइंट जो है वो हमें बताता है सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी। आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व कम हुआ है। इस बात की जानकारी सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में की जाने वाली कमी से प्राप्त होती है। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने यह जान लिया है कि उन्हें अपना विकास करने व लंबे समय तक जीवित रहने के लिए स्वयं ही कोष अर्जित करने होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये हो गया जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। अब क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, उसी सेम सर्विस को लेकर कई प्राइवेट कंपनियां भी आ चुकी है। जैसे अगर हम LIC की बात करें तो और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको LIC प्रोवाइड करती हैं। नॉर्मली बैंकिंग सिस्टम है जहाँ पे आपको LIC दी जाती है। अब यहाँ पर सरकार ने ये बात समझी है, क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन है, जिस तरह से मार्केट चल रहा है, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां इन्होंने स्टार्ट की है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, वही कंपनियां अपने लिए फंड रेज करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें अगर सरकार ही इन्वेस्ट करती रहेगी और वहाँ से आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा, तो ऐसे में वो लॉस में जाएगी, और कोई भी लॉस क्रिएट करने वाला वेंचर कोई गवर्नमेंट चलाना नहीं चाहती। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। जब आर्थिक नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ जब चेंज हुई तो मार्केट में क्या क्या बदलाव हुए। निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक सुधारों का भारतीय व्यवसाय एवं उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। सकारात्मक से मेरा मतलब है कि उनको ग्रोथ मिली है, इनसे उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया गया। अब ये जो चुनौतियां हमारे सामने जो अभी हमने पढ़ी है वो सभी चुनौतियां थी। भारतीय बाजार ग्राहक प्रधान बन गया है। ग्राहक प्रधान का मतलब ये हो गया कि अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए बनेगा। जैसे पहले नॉर्मली कोई भी कोलगेट बन जाया करता था और हम उसको यूज़ कर लिया करते थे, लेकिन अब कोलगेट जो बनता है वो बनता है कस्टमर्स को देखते हुए। कैविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दांतों की, अब उसको लेकर भी एक प्रोडक्ट बन गया, पेप्सोडेंट या जो भी नाम था, डोंट नो, बट ऐसे प्रोडक्ट बन रहे हैं ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए। आगे क्या लिखा है? और ग्राहक से संबंध सुधारने की विधियों को अपनाया जा रहा है। 2 पॉइंट यहाँ पे देखने वाली बात है। पहला कि ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाया। दूसरा, ग्राहकों से जो रिलेशन है उसको सुधारने का प्रयत्न किया गया, जिसको हम कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप। आप प्रोडक्ट को बेचने के बाद ये नहीं कह सकते कि अब ग्राहक से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ग्राहक घूम फिर के फिर आपके पास ही आए, इसके लिए आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में पहले से ही आपके जैसे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई नहीं है तो किसी और प्रोडक्ट की तरफ जंप कर जाएगा और कंपनी ये लॉस बियर नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको मार्केट में टिकना है, अगर आपको कॉम्पिटिटर को हराना है, तो ऐसे में कस्टमर रिलेशन आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। जब सरकारी नीतियाँ चेंज हुई तो बिजनेस में क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिली और उसका हमने कंक्लूजन भी निकाला। नेक्स्ट जो पॉइंट आया है वो आया है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, भारत में निजीकरण का उद्योग एवं व्यवसाय पर प्रभाव क्या है।
अगर आप प्राइवेटाइजेशन करते हो तो उसका उद्योग और व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमें देखना है। तो ये बहुत ही सिंपल सी जो बातें हैं वो आप समझ सकते हो कि अगर प्राइवेटाइजेशन करोगे बेटा तो अल्टीमेटली होगा क्या। अगर हम बात करें दोबारा से कि प्राइवेटाइजेशन से उद्योग व्यवसाय को क्या फेस करने को मिलेगा, तो पहला पॉइंट देखो आप बहुत ही सिंपली समझ सकते हो इस चीज को कि अगर प्राइवेट सेक्टर अगर बाजार में उतर जाता है तो ऐसे में कोई एक इकलौता पर्सन नहीं है जो उस बिजनेस को चलाएगा, उसके जैसे और भी हजारों लाखों लोग होंगे जो बिजनेस को करेगा। तो ऐसे में अल्टीमेटली जो आपका जो कंपटीशन है वो लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम बात करें राजनीतिक हस्तक्षेप में कमी, तो अगर सरकार को हमारे देश में अगर बिजनेस उद्योग को अगर बढ़ावा देना है तो सरकारी जो हस्तक्षेप है वो कम करना होगा। तो लिखा क्या है, निजीकरण से राजनीतिक हस्तक्षेप से छुटकारा मिल जाता है, परिणामतः निर्णयों में अनावश्यक विलंब नहीं होता और काम तेजी से चलता है। तो अगर सरकार किसी काम को अगर प्राइवेट की ओर ले जाती है तो सरकार अपना पल्ला वहां से झाड़ लेती है कि भैया अब हम इस बिजनेस को नहीं देखोगे, अब आप देखो इसको कैसे करना है। तो सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करेगी तो ऐसे में काम बहुत जल्दी से होंगे, निर्णय भी बहुत जल्दी से लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तरदायित्व में वृद्धि है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज हुई है। किस तरीके से इंक्रीज हुई है, जब आप प्राइवेटाइजेशन करते हो। निजीकरण से कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए कर्मचारी लापरवाही करते थे, ये ऑलरेडी आपको पता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि उसकी जो जॉब है वो सिक्योर है। अब चाहे वो वैल्यूएबल टाइम दे या ना दे, सैलरी उसको मिलेगी। लेकिन जब हम उसको प्राइवेटाइजेशन में लेकर चले जाते हैं तो अब ऐसे में हम एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं कि अगर काम टाइम पे नहीं हुआ, अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ आपके रहने से यहाँ पे, तो आपको रखने में कोई बेनिफिट नहीं है, हम आपको चेंज कर देंगे। इसी तरीके से कार्य कुशलता में वृद्धि। अब जब आप उत्तरदायित्व इंक्रीज कर देते हो किसी भी पर्सन का तो अल्टीमेटली उसके काम में सुधार आ जाता है, या इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाती है। वो सार्वजनिक स्तर पे जब काम करता था और अब जब वो प्राइवेट स्टेट पे अगर काम करता है तो उसके कामों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। वो पहले से बहुत अच्छा काम करते हुए आपको देखने को मिलेगा। औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि। देखो, जब आप प्राइवेटाइजेशन करोगे तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या कहा था कि कोई एक पर्सन वो बिजनेस नहीं करेगा, उसके जैसे हजारों लाखों लोग बिजनेस करेंगे। परचून की दुकान, जो किराने के जो स्टोर जो होते हैं, वो जब स्टार्ट हुए तो वो अब ऐसे स्टार्ट हुए कि हर गली में 2-2, 3-3 दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे में उद्योग का क्या हुआ, विकास हुआ। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी ले लो आप, वहां पर भी कोई एक कंपनी नहीं है जो कार बनाती है, कोई एक कंपनी नहीं है जो स्पेयर पार्ट्स बनाती है। ऐसे में उद्योग का विकास होने लग जाता है जब आप प्राइवेट की तरफ जाते हो, क्योंकि वहां पर अब एंट्री करने के लिए, उस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो गवर्नमेंट का जो बैरियर था वो अब आपके सामने नहीं होता। प्रबंध में स्वतंत्रता। निजीकरण से पूर्व जो औद्योगिक इकाइयां नौकरशाही व लाल फीताशाही से पीड़ित थी, अब उनका प्रबंध पेशेवर प्रबंधक करने लगे हैं। प्रबंधक अब बिना किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकते हैं। यही कारण है कि अब काम की गति व क्वालिटी दोनों में वृद्धि हुई है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम। जैसा पुरानी मूवीज को अगर देखो तो वहां पे चावल का उत्पादन, चीनी का उत्पादन, ये सिर्फ कुछ ही लोग करते थे जो गवर्नमेंट के अंडर होते थे। गवर्नमेंट के अंडर से मेरा मतलब है कि उनका कहीं ना कहीं संबंध राजनीतिक होता था, जिसके वजह से क्या होता था कि सरकार प्रतिबंध लगा दिया करती थी कि इस टाइप का काम और कोई प्राइवेट कोई पर्सन नहीं कर सकता। अब क्योंकि सरकार ने उदारवादी नीति अपनाई है और लोगों को इनवाइट किया है कि आप बिजनेस को करो, और हम इस बिजनेस से हाथ पीछे कर रहे हैं, अब आपके ऊपर है। अब क्योंकि अब आपने जो बिजनेस पूरा प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया, तो ऐसे में वहां पे जो प्रबंधक हैं, वहां पे जो मैनेजर हैं, वहां पे जो बिजनेस को चलाने वाला है, क्योंकि अब उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है,
तो वो स्वतंत्र तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकता है, अपना निर्णय ले सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे। जब भारत में निजीकरण हुआ तो उससे उद्योग और व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो टोटल बेटा 6 पॉइंट थे जो हमने अभी सीखे। अगर देखो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी से बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और ये सारी चीजें शॉर्ट में दी हुई है। आप चाहो तो शॉर्ट में भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये था बेटा चैप्टर हमारा व्यावसायिक वातावरण, चैप्टर मेथड, क्लास 12 का। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप यहाँ से देख सकते हो और आंसर के साथ 1 मार्क का क्वेश्चंस है। देखो ये सारे क्वेश्चंस, अगर आप चाहो तो ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। केस स्टडी करेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि पहले सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, फिर आपको केस स्टडी भी मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो ये बेटा पॉइंट थे, ये 2 केस स्टडी आ गई। बेटा ये था पॉइंट हमारा चैप्टर का व्यावसायिक वातावरण को लेकर। और अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4, जो कि होगा बेटा हमारा नियोजन प्लानिंग। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कर सकते हो। अपना जो भी सजेशन आपको देना है, वीडियो डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट रीजन दे के जाओ कि आपको प्रॉब्लम क्या आई, आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करो बेटा और मार्क्स लेकर आओ बहुत अच्छे बोर्ड एग्जाम में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।